Let's begin with the lecture. ठीक है. A very good morning, स्वाति. चलिए, let's discuss section 12. देखिए सेक्शन 12 जो है वो अनसाउंडनेस के बारे में बात करता है, और अनसाउंडनेस के बारे में अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो अनसाउंडनेस के रिगार्डिंग देयर आर अदर सेक्शंस आल्सो इन आईपीसी एंड अदर थिंग. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, विकृतचित्ता के बारे में बात करते हैं. देखिए सेक्शन 12 ये स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करता है. सेक्शन 12 ये बोलता है व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. स्वस्थ चित्त किस व्यक्ति को माना गया है एक संविदा करने के उद्देश्य से. आप एक बार अगर बैरक निकालेंगे तो मैं आपको एक एक इसकी लाइन डिकोड करके बता दूंगा. व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, संविदा करने के प्रयोजनों के लिए स्वस्थ चित्त क्या है. अब डिपेंड ये यहाँ पर जो सेक्शन 12 आंसर देता है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के पर्पस से आप किस आदमी को साउंड माइंड कहेंगे. साउंड माइंड कौन होगा, साउंड माइंड किसको कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के पर्पस से, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आप मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने के पर्पस से सेक्शन 12 सिर्फ ये आंसर देता है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई संविदा कर रहे हो, तो उस पर्पस से, उस उद्देश्य के लिए स्वस्थ चित्त व्यक्ति किसको माना जाएगा. क्योंकि इस तरह ऐसा होता है कि एक अनसाउंड माइंड एक वो डिफेंस है, ये एक ऐसा डिफेंस है जो हर पार्टी यूज कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए आदमी अनसाउंड था. और यूजुअली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई इस तरह का नहीं है कि आप कोई फ्री में या फिर कोई अपने लीजर टाइम में इस गेम की तरह खेल रहे हैं. मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ्री के टाइम में कोई भी आपका मन चलो आज चलते हैं, आज कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट आर वेरी स्पेसिफिक थिंग. इनको आप ऐसे ही हेवाइड तरीके से, मतलब आपके मन मर्जी के अनुसार आप इनको नहीं बनाते. अनसाउंड माइंड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस. अनसाउंड माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है. देखिए माइनॉरिटी तो एक ऐसी चीज है कि इसको तो आप डिस्प्रूव कर ही देंगे, या तो आप उसके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ले आओगे या फिर आप उसका ओसिफिकेशन टेस्ट करा दोगे जिससे माइनर की पता लग जाएगी. दूसरी जो चीज होती है वो होती है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. तो लोग ये डिफेंस लेते हैं कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका इफेक्ट नहीं होगा. मैं आपको एक एक चीज सारी बातें क्लियर करता हूँ. प्लीज पहले बैरेक्ट पे निकालेंगे, थोड़ा सा एक बार बैरेक्ट पे ध्यान देंगे, फिर हम बाकी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. देखिए लो बहुत इजी है इसके रिगार्डिंग, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा. थोड़ा सा मैंने गैप दिया था आपको, 5-6 दिन की छुट्टी दी थी अभी, तो आई होप आपने पूरा कवर कर लिया होगा. 4 दिन की छुट्टी हुई है, एक आप संडे इंक्लूड कर दो तो 5 दिन छुट्टी हुई थी. देखिए सेक्शन 12 कहता है ए पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड, ए पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वो अनसाउंड हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा में एंटर करने के बाद अगर वो अनसाउंड हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का. लेकिन जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ही मस्ट बी अ साउंड माइंड पर्सन. जिस टाइम वो संविदा को कर रहा है वो उस टाइम स्वस्थ चित्त का व्यक्ति होना चाहिए. इसको कैसे पता लगेगा कि कोई आदमी साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है? तो इसका सिंपल सा टेस्ट है कि वो कैपेबल है अंडरस्टैंडिंग इट. पहली बात तो ये कि वो समझ सकता है, और उसके साथ में इन्होंने एक और चीज जोड़ी है, ये प्लस का साइन है यहाँ पर, ये और नहीं है, ये प्लस है. मतलब दोनों कंडीशंस होनी चाहिए. पहले तो वो कैपेबल हो अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड द सेकंड थिंग इज फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट एज टू इट अफेक्ट्स इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट. उसको भी पता होना चाहिए कि उसके इंटरेस्ट कैसे इफेक्ट हो रहे हैं. बात समझ में आ रही है? बात, उसके इंटरेस्ट कैसे प्रभावित होंगे. देखिए सर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट में. देखिए जब कभी भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक प्ली बार्गेनिंग का सिस्टम हो, पढ़ा होगा आपने लेबर लॉज में, ट्रेड यूनियंस में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में, प्ली बार्गेनिंग. हमेशा क्या होता है सर, जब कभी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कोई भी अपना नुकसान करने के लिए तो नहीं बैठा है ना सर. उसको कोई ना कोई फायदा दिखेगा तभी तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ऐसा थोड़ी ना कि आप उसको, वो अपने नुकसान में भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है. दो चीजें होनी चाहिए कि तो समझे, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो. दूसरी बात, जो चीज उसके पास एक रैशनल जजमेंट होना चाहिए कि उसके इंटरेस्ट कैसे इफेक्ट होंगे. अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो ये समझो, संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त कहा जाता है यदि वो उस समय को अंडरलाइन कर दीजिएगा, यदि वो उस समय जब वो संविदा करता है, संविदा को समझने में
मतलब पहली चीज तो संविदा को समझना उसको होना चाहिए, वो अंडरस्टैंड करे कॉन्ट्रैक्ट क्या बना रहा है वो। दूसरा दूसरा अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्ति संगत निर्णय लेने में समर्थ हो। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है सर। देखिए समझ तो हो जाएगा ही, आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट समझाओगे समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर उसके इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं तो फिर, और वो उसके इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं फिर भी उसके ऊपर नहीं ले पा रहा। सपोज कीजिए दिस वॉच इज वर्थ ऑफ 5,000 रुपीज। सपोज कीजिए जो मेरी घड़ी है ये 5,000 रुपए की है, ठीक है। अगर ये घड़ी सिर्फ मैं 200 रुपए में, 100 रुपए में, 500 रुपए में बेच रहा हूं, तो सर ये मैं समझता तो हूं कि इससे मेरे को 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन इससे मेरे इंटरेस्ट तो इंपैक्ट हो रहे हैं ना सर। अनलेस मुझे बहुत ज्यादा नीड ना हो पैसों की, तो मेरे तो इंटरेस्ट इंपैक्ट हो रहे हैं ना, अगर मैं 5,000 की घड़ी को 500 में बेचूंगा तो टेक्निकली बात यह है कि मैं भी कहीं ना कहीं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से ग्रसित हूं अगर मैं ये बेच रहा हूं तो। बात समझ में आई आपको? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस स्पेकुलेटिव्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अनसाउंड माइंड को हम लोग, बहुत से लोग होते हैं अनसाउंड माइंड को लिखना चाहते हैं, लेकिन अनसाउंड माइंड को लिखने के लिए देखिए सेक्शन 12 सिर्फ एक ही आंसर देता है कि आप संविदा करने के प्रयोजन से स्वस्थ चित्त कब माने जाएंगे, कब आपको मैं ये मानूंगा दैट यू आर केपेबल टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आप एक साउंड माइंड पर्सन है फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। आगे देखिए, a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may make a contract। मतलब अब सर ऐसा है, ये समझिए कि सर 12 बजे तो वो आदमी बिल्कुल ठीक, उसका दिमाग बिल्कुल ठीक था, मतलब 12 बजे तक तो वो बिल्कुल ठीक था। फिर दिन में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक उसका दिमाग सही नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि सर एक आदमी जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का होता है, यूजुअली मतलब इस टाइम पर वो अनसाउंड माइंड है, इस टाइम पर उसकी वो विकृत चित्त है, लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था ही वॉज ऑफ साउंड माइंड, तो हाँ वो बिल्कुल वैलिड है, वो बिल्कुल क्या है, वैलिड है। लेकिन एक आदमी जो यूजुअली साउंड माइंड का होता है लेकिन ओकेशनली अनसाउंड माइंड का होता है, मतलब वो यहां तक तो साउंड माइंड है, सुबह से लेकर 12 बजे तक तो ठीक है, लेकिन 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वो अनसाउंड माइंड है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इस 3 घंटे में अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप उसको अनसाउंड माइंड के थ्रू डील करेंगे। पहला एग्जाम्पल जो दिया है, जो व्यक्ति प्राय विकृत रहता है किंतु कभी कभी स्वस्थित हो जाता है, जब वो स्वस्थित हो तब संविदा कर सकेगा, तब वो संविदा कर सकेगा, और उसके बिल्कुल जो उसके द्वारा जो किया गया कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम लोग वैलिड मानेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो प्राय स्वस्थित रहता है, मतलब यूजुअली वो साउंड रहता है, लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था ही वॉज ऑफ ए अनसाउंड माइंड पर्सन, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 से 4 के बीच में, तो वो यूज उस टाइम पे क्या था सर, वो अनसाउंड हो गया था उस टाइम पर, तो वो संविदा नहीं कर सकेगा, वो संविदा नहीं कर सकेगा। देखिए ये चीज ये सिर्फ यहाँ तक ही खत्म नहीं है, जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ उसका। ए पेशेंट इन ए lunatic asylum who is at intervals of a sound mind may contract during those breaks। तो ये जो इलस्ट्रेशन है ये इसका है, सेकंड फर्स्ट वाले का। यहाँ पर आप हिंदी में पढ़ेंगे, पागल खाने का एक रोगी जो अंतरालों में स्वस्थ चित होता है, जब वो स्वस्थ चित हुआ, जब वो साउंड माइंड हुआ, एट अ टाइम ही कैन मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, जब वो स्वस्थ चित हुआ तब वो संविदा कर सकता है। तो ये पहला इलस्ट्रेशन जो है ये उसके रिगार्डिंग है। ए सेन मैन हु delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of the contract and rational judgment to its effect or interest cannot list। तो ये दूसरा ये है कि वो आदमी वैसे तो सेन है, वैसे तो वो आदमी ठीक है, जैसे अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो ये बोलता है वह स्वस्थ चित्त मनुष्य जो ज्वर से चित्त विपर्यस्त है या इतना मत है कि संविदा के निबंधनों को नहीं समझ सकता, अपने हितों पर प्रभाव के बारे में युक्तिसंगत निर्णय नहीं ले सकता, तब संविदा नहीं कर सकता। तो ये जो है ये इलस्ट्रेशन जो है ये थर्ड पैराग्राफ का है। दिस इज द पैरा 3 इलस्ट्रेशन, दिस इज पैरा 2 इलस्ट्रेशन, ये सेकंड पैराग्राफ का इलस्ट्रेशन है। सो द इलस्ट्रेशंस आर आल्सो डिटरमाइंड बाय वेरियस स्टेजेस, इलस्ट्रेशंस आर आल्सो डिटरमाइंड बाय वेरियस स्टेजेस। इंग्लिश लॉ क्या कहता है उसके बारे में वो आप समझिएगा, इंग्लिश लॉ क्या कहता है इसके बारे में वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसका क्या इंपैक्ट होता है मैं धीरे धीरे मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, इंग्लिश लॉ क्या कहता है, इंडियन लॉ क्या कहता है, हम थोड़ा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सिविल में लिखने के लिए शब्द कम पड़ते हैं, जिस बच्चे ने मेंस लिखा है उस बच्चे को वो बच्चा हमेशा जानता है, उसका सिविल पार्ट हमेशा कमजोर रहता है। उसका एक मेन रीजन है क्योंकि सिविल में शब्द को की कमी पड़ती है, और अगर आप सिविल को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा और इंडियन लॉ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज मेरे एक नोट कर लेना, इलस्ट्रेशन नोट कर लेना और लिखने स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए। सेक्शन 12 नोट करना, उसके इलस्ट्रेशंस नोट करना, हेडिंग डालेंगे इंग्लिश लॉ अबाउट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंग्लिश लॉ अबाउट अनसाउंड माइंड, इंग्लिश लॉ अबाउट अनसाउंड माइंड।
लिखिए विकृत चित्ता के बारे में अंग्रेजी विधि, विकृत चित्ता के बारे में अंग्रेजी विधि, विकृत चित्ता के बारे में अंग्रेजी विधि। पैराग्राफ के लिखिए एग्रीमेंट विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइड, एग्रीमेंट विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइड। जो कोई भी व्यक्ति विकृत व्यक्ति के साथ, विकृत चित्त व्यक्ति के साथ करार करता है तो उसे शून्य माना गया है, 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 तो उसे शून्य माना गया है। पैराग्राफ संख्या के लिखिए एक केस का नाम, देयर इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट इन इंग्लिश लॉ। देखिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश लॉ से ही आया है, तो हम इंग्लिश लॉ के केसेस पढ़ते हैं। इंडियन लॉ जो है वो सिर्फ उनको अनुसरण कर रहे हैं, और इंग्लिश लॉ पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे आप नेट देंगे या फिर आप कोई सी भी एग्जाम देंगे, यूपी देंगे, बिहार देंगे, दिल्ली देंगे, राजस्थान में तो आजकल राजस्थान में तो सीधे बैलेट उठा के दे रहे हैं, तो उसमें तो कुछ मेरे को लगता नहीं कि कभी पूछेगा राजस्थान। हाँ, लेकिन मेंस में ये सब चीजें पूछते हैं। मेंस में तो इनफैक्ट हर चीज पूछी गई है, आपको प्री में नहीं मिलेंगे ये सवाल राजस्थान में, लेकिन मेंस में हर चीज मिलेगी। और एक और बात है सुन लो, तुम प्री में 90 नंबर ले आओ, मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं इस बार जो 90 नंबर थे। एक मैडम है 90 नंबर है, 90 मार्क्स प्री में, 90 मार्क्स, और दूसरी बार मेंस लिखा है नहीं क्लियर हुआ। प्लीज मेंस के लिए यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली, मेंस की तैयारी सेपरेट होती है। आप ये समझो कि मेंस के में सिर्फ 60 दिन 70 दिन में आंसर राइटिंग करूंगा, आपका मेंस निकलेगा नहीं निकलेगा सर। यू टू प्रिपेयर इन दीज टाइम्स, अभी तैयारी करनी पड़ेगी मेंस के लिए। किसका नाम लिखिए, इंग्लिश लॉ में केस था इंपीरियल लोन कंपनी Imperial Loan Company versus Stone, that is 1891, Lord Usher, Lord Usher, Lord Usher का ये जजमेंट दिया हुआ है, ये यू है, ठीक है ना, ये यू है, यू, लॉर्ड उशर। क्या गाइडलाइंस इसमें दिए उसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे अपन। क्या गाइडलाइंस इसमें दिए लॉर्ड उशर ने, वो एक बार समझने की कोशिश करेंगे। लिखिए इसमें that that owing to his mental condition, that owing to his mental condition, he did not understand what he was doing, that owing to his mental condition, he did not understand what he was doing, वह अपने मानसिक स्थिति के कारण, वह अपने मानसिक स्थिति के कारण, वह अपने मानसिक स्थिति के कारण जो कार्य वह कर रहा है, जो कार्य वह कर रहा है उसको समझने में असमर्थ है। जो अपने मानसिक स्थिति के कारण जो कार्य वो कर रहा है उसको समझने में असमर्थ है, that owing to his mental condition, did not understand what he was doing, दूसरा लिखिए and if the other party was aware of his insanity, and if the other party was aware of his insanity, यदि अन्य पक्षकार उसके विकृत चित्ता के बारे में, यदि अन्य पक्षकार उसके विकृत चित्ता के बारे में ज्ञान रखता है, पार्टी वॉज अवेयर ऑफ हिज इंसेनिटी एट अ टाइम मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ज्ञान रखता है, फिर भी संविदा में सम्मिलित होता है,
and the other party was aware of its insanity at a time making of the contract, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दो कंडीशन इन्होंने बताई। अब इन्होंने कहा कि अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है, पैराग्राफ में लिखिए, if the both the requirements are fulfilled, if the both the requirements are fulfilled, if the both the requirements are fulfilled, यदि दोनों परिस्थिति पूर्ण की जा रही है, यदि दोनों परिस्थिति पूर्ण की जा रही है, प्लस है सर, ठीक है ना, और नहीं है, प्लस है, यदि दोनों परिस्थिति पूर्ण की जा रही है, if the both requirements are fulfilled, then it will be voidable, तो इसे शून्य करणीय माना जाएगा, पैराग्राफ से लिखिए, if the both the conditions are not fulfilled, यदि दोनों परिस्थिति पूर्ण नहीं होती, ये सामने वाली पार्टी को पता ही नहीं है कि that he is insane, सामने वाली पार्टी को पता नहीं है, और फिर वो अगर एंटर कर गया तो फिर वो void हो जाएगा। If both the conditions are not fulfilled, then it will be void. Then it will be void. यदि दोनों परिस्थिति पूर्ण नहीं हो रही है तो उसे शून्य माना जाएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, जब मैं हम लोगों ने मैक्नोटन रूल पढ़ा था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को लेके, सेक्शन 84 था, वीएनएस में शायद स्टार्टिंग के जनरल एक्सेप्शंस में आ जाता है। तो हमने मैक्नोटन रूल में पढ़ा था कि सर दो तरह की इंसेनिटी होती है, एक होती है मेडिकल इंसेनिटी, एक होती है लीगल इंसेनिटी। देखिए, दो तरह की इंसेनिटी में हम लोगों को जो चीज से फर्क पड़ता है वो है लीगल इंसेनिटी। हमें सिर्फ लीगल इंसेनिटी ही चाहिए होती है, काम को करते समय हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ लीगल इंसेनिटी चाहिए होती है। हम मेडिकल इंसेनिटी क्यों नहीं देखते? लीगल इंसेनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे याद करो आईपीसी में मैंने आपको बताया था कि ही वाज अनेबल टू नो द नेचर ऑफ, मतलब वो जो कार्य कर रहा है उसकी प्रकृति जानने में वो असमर्थ है। अनेबल टू नो द नेचर ऑफ एक्ट, इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। याद है वो जो एलिमेंट्स है सेक्शन 84 के? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप वो कर रहे हो, जिस टाइम कार्य किया गया, अब आदमी सपोज कीजिए, आदमी सर ऑल टाइम पे पागल ही रहता है, मतलब आदमी ऑल टाइम पे पागल रहता है, इंसेन रहता है, या फिर आदमी ऑल टाइम पे अनसाउंड रहता है, ठीक है सर, या फिर आदमी हमेशा विकृत चित्त रहता है। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि एट द टाइम, सबसे जब संविदा कर रहा है उस टाइम क्या किया गया है, जब संविदा की गई उस टाइम पे वो क्या है, क्या उस टाइम पे वो सही है, क्या उस टाइम पे उसकी बुद्धि स्थिर है। सपोज कीजिए आप सेक्शन 84 पढ़ रहे थे अपन, तब मैक्नोटन रूल में क्या था कि while at the time of doing of act he is unable to know the nature of the act, whether the act is prohibited by law or contrary to the law। आप याद कीजिए वो जो एलिमेंट्स है वहां पे भी ये था एट अ टाइम, और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या है, सेक्शन 12 भी ये बोलता है ना, संविदा करने के समय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संविदा करने के समय। तुम पहले पागल हो, तुम पहले मूर्ख हो, हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जिस टाइम संविदा कर रहे थे, अगर तुम उस टाइम पर एलिमेंट्स, उस टाइम पर तुम सेक्शन 12 के एलिमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे तुमको समझ ही नहीं आ रहा कि तुम समझने के लिए असमर्थ हो गई कि तुमने क्या किया है, तुम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे उसका इफेक्ट क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे राइट्स किस तरह से इफेक्ट होंगे, इंटरेस्ट किस तरह से इफेक्ट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, हमें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, हमें देना चाहिए लीगल इंसेनिटी पे ध्यान। ये इंटरव्यू में पूछते हैं सर कि मेडिकल इंसेनिटी और लीगल इंसेनिटी में क्या अंतर है। मेडिकल इंसेनिटी तो वो होती है जैसे एक आदमी है सर, वो 2 साल से पागल चल रहा है, सपोज कीजिए एक आदमी 2 साल से पागल चल रहा है, 2 साल से अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, लेकिन जब उसने मर्डर किया, उसको पता था कि उसने मर्डर किया, उसको पता था कि हाँ उसने जानबूझकर मर्डर किया है, तो फिर वो चीज उसको डिफेंस नहीं देगी। वैसे सर कॉन्ट्रैक्ट करते समय जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सेक्शन 12 पढ़ेंगे तो सेक्शन 12 में ये सब लिखा हुआ है कि यदि वह उस समय जब वो संविदा करता है, इसको चीज को अंडरलाइन कीजिएगा सर, यही बात करता है लीगल इंसेनिटी के बारे में। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, इफ एट अ टाइम ऑफ व्हेन ही मेक्स इट
जब संविदा करता है उस टाइम पर उसकी बुद्धि किस तरह से काम कर रही है, तो कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ मतलब है लीगल इंसेनिटी से। हमें अगर मान लीजिए मुझे अगर डिफेंस में खड़ा होना है या फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कराने के लिए खड़ा होना है, बीइंग एन एडवोकेट, मैं हमेशा इस बात पे फोकस करूंगा कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया वोट वेदर ही वाज इन सेंसेस, क्या उस टाइम वो अपने सेंसेस में था, क्या वो उस टाइम पूरे स्वस्थ चित्त से था या नहीं था। दैट इज द ओनली क्वेश्चन। सेक्शन 12 में सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट है और हमें मतलब है सिर्फ लीगल इंसेनिटी से। मेडिकल इंसेनिटी को कहते हैं चिकित्सकीय विकृतचित्ता, और इधर बोलते हैं लीगल इंसेनिटी बोलते हैं विधिक विकृतचित्ता। हमें सिर्फ विधिक विकृतचित्ता से मतलब होता है। समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए एक बार। ऑनलाइन वाले बच्चे रिप्लाई कर दीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़ा सा एक लाइन इसमें नोट कर लीजिए। देयर इज अ डिस्टिंक्शन, देयर इज अ डिस्टिंक्शन इज टू बी मेड, देयर इज अ डिस्टिंक्शन इज टू बी मेड बिटवीन द लीगल इंसेनिटी एंड द मेडिकल इंसेनिटी। देयर इज अ डिस्टिंक्शन इज टू बी मेड बिटवीन द लीगल इंसेनिटी एंड मेडिकल इंसेनिटी। हमें 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 विधिक विकृतचित्ता व चिकित्सकीय विकृतचित्ता के मध्य, हमें विधिक विकृतचित्ता व चिकित्सकीय विकृतचित्ता के मध्य मध्य अंतर स्थापित करना होगा कि अंतर स्थापित करना होगा कि that the court is concerned with legal insanity only, that court is concerned with the legal insanity only, कि न्यायालय केवल विधिक विकृतचित्ता को ही महत्व देती है। न्यायालय केवल विधिक विकृतचित्ता को ही महत्व देती है, न कि चिकित्सकीय विकृतचित्ता को, न कि चिकित्सकीय विकृतचित्ता को, न कि चिकित्सकीय विकृतचित्ता को। कंसर्न विद लीगल इंसेनिटी एंड नॉट विद मेडिकल इंसैनिटी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। The burden of proof is on the party who wants to take such defense, सबूत का भार उस पक्षकार पर होगा जो कि ऐसी प्रतिरक्षा न्यायालय के समक्ष लेना चाहता है, जो कि ऐसी प्रतिरक्षा न्यायालय के समक्ष लेना चाहता है, जो कि ऐसी प्रतिरक्षा न्यायालय के समक्ष लेना चाहता है, जो कि ऐसी प्रतिरक्षा न्यायालय के समक्ष लेना चाहता है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो बात समझिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इंग्लिश में, हिंदी में हेडिंग डालिए शून्य और शून्यकरणीय संविधाओं के मध्य अंतर, शून्य व शून्यकरणीय संविधाओं के मध्य अंतर, शून्य व शून्यकरणीय संविधाओं के मध्य अंतर। समझने की कोशिश करेंगे सर, प्लीज फोकस कीजिए थोड़ा सा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए और क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बचपन से हम एक चीज को बहुत गलत तरीके से और बहुत मिसअंडरस्टूड तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना सर, शून्य संविदा कोई शब्द नहीं होता, तुम पहले बात याद रखो,
void contract is not a term which is used in the entire law. सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, पूरी की पूरी समस्त विधियों में ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। void contract जैसी कोई चीज नहीं होती, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर हम बचपन से हमारे लॉ कॉलेजेस में या फिर हम जहाँ पे हम पढ़े, हमने ये शब्द को क्यों पढ़ा है? इसका आंसर तुमको मिलेगा। सर देखिए, कभी भी void contract की डेफिनेशन नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void होता है। जैसे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देते समझाता हूँ। सिंपल सा मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ सर। जैसे आप पढ़ेंगे 2J, लोग कहते हैं 2J के अंदर डेफिनेशन दी हुई है जो कि बात करती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है। तो ऐसा है, जब जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, जब कोई चीज वॉइड थी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गई? सवाल ये है ना। ऐसा होता है सर, जैसे मान लीजिए 2J को पढ़िए एक बार आप, उसकी डेफिनेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 2J निकालिए प्लीज, 2J। थोड़ा सा डेफिनेशंस डिकोड करेंगे तब जाके समझ में आएगा कि हम किस बारे में समझना चाह रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, 2J निकालिए एक बार। मैं आपको एक एक डेफिनेशन समझा देता हूँ। 2J निकालिए प्लीज एक बार। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Becomes void. Becomes void. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं हिंदी में बोलूं इसको, एक बार देख लीजिए हिंदी में क्या कहना चाह रहा है। जो सुविधाएं विधितः प्रवर्तनीय नहीं रह जाती तब वो शून्य हो जाती है, तब वो शून्य हो जाती है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, जिनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। सपोज कीजिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं क्या आपसे ये समझाना चाह रहा हूँ, सर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कोई शब्द नहीं होता। शब्द जो होता है वो है, शब्द जो दिया हुआ है वो शब्द इन्होंने दिया हुआ है, which ceases to be enforceable by law becomes void. Ceases to be enforceable by law मतलब वे सुविधाएं, सीजेस का मतलब होता है कि सर जो चीज नहीं रह जाएंगी, मतलब जो जिसको आप विधि द्वारा प्रवर्तन नहीं करा सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत में तो सर क्या थे, शुरुआत में थे वैलिड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जब उनको बनाया गया तब तो होते वैलिड, लेकिन बाद में वो अब वो सुविधाएं प्रवर्तनीय नहीं कराई जा सकती। अब उस सुविधा के ऊपर आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। एग्जाम्पल देता हूं सर इसका, मैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन क्या है। सपोज कीजिए मेरा नाम है ए, मैं दिल्ली में हूं और मैं चाइना से कोई सामान ऑर्डर करता हूं, ठीक है ना सर। मेरा रिटेल में सामान मंगाने का काम है, मतलब मैं चाइना अपने मैसेज करता हूं और चाइना से मेरे को सामान आता है, ठीक है सर। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, ठीक है। अब सपोज कीजिए जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ये था वैलिड। क्या था कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड। लेकिन सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, भारत की सरकार ने क्या किया, ये बोल दिया कि कोई भी जो चाइना के साथ ट्रेड करेगा वो वॉइड माना जाएगा। तो मतलब एक वैध सुविधा अब क्या बन गई है सर? अब वो सीधी सीधी हो गई है शून्य। तो क्यों हो गई शून्य? क्योंकि आप उसको प्रवर्तन नहीं करा सकते, आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। इन्फोर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस चीज को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, जिस चीज को आप करवा ही नहीं सकते, वो लोग क्या बन गया। इसलिए कहता हूं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि सर वॉइड, जो चीज वॉइड थी वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गई? आप मुझे बताइए, आप बताइए डायरेक्ट में 2J के अंदर कहीं पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र दिया हुआ है क्या? कि लिखा हुआ है कि इज ए जैसे आप 2I में पढ़िए, 2I में पढ़िए, वहां लिखा हुआ है लास्ट में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्य करनीय सुविधाएं। क्या लिखा हुआ है? शून्य सुविधाएं। क्या लिखा हुआ है कहीं पे? शून्य सुविधा। हम लोग उसको मिस इंटरप्रेट करके पढ़ रहे हैं इतने सालों से, इसलिए हमको लगता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन सिंपली बात यह है कि कोई आपसे इंटरव्यू में अगर सवाल पूछे तो उसको समझाने मत बैठ जाना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कोई शब्द नहीं होता है, वो अपने ईगो पे ले लेंगे। आपको सिर्फ ये बात बोलने की है कि सर वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड थे, नाउ दे आर सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। आप उनको इन्फोर्स नहीं करा सकते, अब दैट्स बिकम ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। शुरुआत में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में क्या हो गया सर? बाद में हो गया शून्य। तो यू कैन नॉट इन्फोर्स दोस कॉन्ट्रैक्ट, आप उनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते सर। यू कैन नॉट इन्फोर्स दोस कॉन्ट्रैक्ट्स।
थोड़ा सा लिखेंगे। थोड़ा सा लिखेंगे प्लीज। हेडिंग आप लोगों ने डाल दी होगी, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। समटाइम्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, समटाइम्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कई बार एक वैध संविदा, कई बार एक वैध संविदा, समटाइम्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceable by law, ceases to be enforceable, sometimes a valid contract ceases to be enforceable by law, कई बार एक वैध संविदा, एक वैध संविदा विधितः परिवर्तनीय नहीं रह जाती, विधितः परिवर्तनीय नहीं रह जाती, विधितः परिवर्तनीय नहीं रह जाती, ceases to be enforceable by law. In such cases the contract becomes void, in such cases the contract becomes void. तो उन मामलों में तो उन मामलों में तो उन मामलों में तो उन मामलों में वे संविदा प्रवर्तनीय नहीं होंगी, उन मामलों में वो संविधाएं प्रवर्तनीय नहीं होंगी तथा शून्य हो जाएंगी, तथा शून्य हो जाएंगी, तथा शून्य हो जाएंगी, तथा शून्य हो जाएंगी। यूपीएससी के एग्जाम की डेट आ गई है, ठीक है ना सर, 11 जनवरी उसकी डेट है। आई होप आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा उसका। यूपीएससी के फॉर्म भरते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना, एक सिंगल ईमेल आईडी का यूज किया करो। जैसे अब क्या होता है ना, यूपीएससी जब भी लो के एग्जाम लेती है तो एक ही एग्जाम में 4-5 एग्जाम कंसोलिडेट होते हैं, मतलब एक पेपर में 3-4 नौकरियां बच्चों की लग जाती है। जैसे नीलम दी, इसका इनका नीलम का सीबीआई पीपी में भी हुआ, एपीपी में भी हुआ, एक ही पेपर में इनके दोनों एग्जाम्स क्रैक हुए। कहने का मतलब ये समझिए आप, होता क्या चीज है सर, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में एक चीज हमेशा याद रखिए और हमेशा उस चीज को माइंड में रखिए, आप अगर एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो एक सिंगल आईडी से फॉर्म भरिए। एक ही साथ जिस भी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाइड है उनके लिए आपको सीधा इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। यहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं, सिर्फ एक पेपर अच्छा करना है और एक पेपर अच्छा करोगे तो नौकरी के चांसेस ज्यादा हायर साइड पे होंगे। लोगों को पता नहीं कि किस तरह से पढ़ना है। कुछ लोगों को फोन आया था मेरे पास कि सर किस तरह से इसको रीड किया जाए, किस तरह से इसको पढ़ा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैरेक्ट पे कमांड रखिए। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो आप पॉलिटी वाले पार्ट को पढ़िए। सिलेबस छोटा कर दिया गया है, सब सिलेबस बहुत लेंथी नहीं है, सिलेबस छोटा है, बहुत लेंथी नहीं है। प्लस प्लीज बैरेक्ट पे कमांड रखना, बैरेक्ट अच्छे से पूछते हैं और जो पेपर होता है वो थोड़ा लेंथी होता है। 120 सवाल होते हैं और सवालों की लेंथ अच्छी होती है, मतलब बड़े बड़े सवाल होते हैं, ठीक है ना सर। थोड़ा सा स्पीड तेज करना। और 120 सवाल है तो ऐसा नहीं सर मैं 100 अटेम्प्ट करके आया हूँ, नहीं सर, 120 में से 115-16 अटेम्प्ट करके आओ अगर तुमको सिलेक्ट होने का है तो। क्योंकि देखो ऐसा है, नेगेटिव मार्किंग में फेल तो वैसे भी हो गई अगर कम अटेम्प्ट करोगे तो। रिस्क लो, और रिस्क भी तब लो जब तुम पढ़ के जाओ। आप बिना पढ़े गए और फिर रिस्क लोगे तो कोई उसको मूर्खता कहता हूं मैं। पढ़ के जाओ अच्छे से, समय से 11 जनवरी है, बहुत टाइम है आपके पास में, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आपके पास में, ऑलमोस्ट 2 महीने आप मान लीजिए, 2 महीने, 2 महीने से भी कम समय, मतलब 50 दिन मान लो आप, इतना समय आपके पास में। तो प्लीज इफ यू आर गोइंग फॉर द यूपीएससी थिंग, डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। किसी गाइड वाइड के चक्कर में मत पड़ो, गाइड में कुछ नहीं रखा। प्लीज डायरेक्ट उठाइए और मल्टीपल एमसीक्यू सोल्व कीजिए, डायरेक्ट उठाइए मल्टीपल एमसीक्यू सोल्व कीजिए, उसी से आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो रहा है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बोल देता हूँ, यूपीएससी से अच्छी नौकरी नहीं होती है, इसमें बच्चों का ध्यान नहीं है कंपटीशन में, लेकिन कॉम्पिटिशन यदि बढ़ रहा है, 120 सवाल आएंगे, 120 सवाल में एटलीस्ट 115-16 अटेम्प्ट होने चाहिए इफ यू रियली वांट टू बी सिलेक्टेड। अब नहीं होना है सिलेक्ट तो अलग बात है, आप फिर तो आप अपने 80 करो 90 करो, और ये मत सोचा करो कि दिस इज माय फर्स्ट एग्जाम, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, ये मेरा। देखो सर, निकालने के लिए एक एग्जाम बहुत होता है। तो प्लीज पढ़ाई कीजिए, शांति से पढ़िए। प्लीज आगे लिखेंगे। वॉइड वॉइडेबल का डिफरेंस ही होता है सर, थोड़ा सा समझ लीजिए।
अब इसकी भी डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे वॉइडेबल की, ठीक है ना सर। यदि अब 2i में, ठीक है, वॉइड का मतलब क्या होता है सर? समथिंग that is unenforceable from, कोई ऐसी ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज जो कि प्रारंभ से ही अप्रवर्तनीय है, जो कि प्रारंभ से ही अप्रवर्तनीय है, मतलब वो चीज जो शुरुआत से ही क्या है सर? वॉइड अब इनिशियो है, वो शुरुआत से ही वॉइड अब इनिशियो है, आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। यू कैन नॉट इन्फोर्स दोस थिंग्स, यू कैन नॉट इन्फोर्स दोस थिंग्स। आप शुरुआत से ही ऐसी चीजों को इन्फोर्स नहीं करा सकते। आप अगर उसके अंदर एंटर करोगे तो इट विल बी अल्टीमेटली लॉस फॉर यू। वो चीज जो कि वॉइड है स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज वॉइड।